हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाले सर का जो बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो सर का चल रहा है पेड बैच के लिए, उसी का आज हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट 4 लेके आए हैं। तो इस मॉक टेस्ट का आप लोग सेट ज़रूर दीजिएगा। और अगर अब इस वीडियो हमारा पसंद आए, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के सामने जल्द लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 प्रश्न होंगे और बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग जरूर इसे देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि सिरेजोवा का युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो सिरेजोवा का जो युद्ध था वो ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशा के बीच हुआ था। सिरेजोवा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशा के बीच हुआ था। अगला है विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 कहाँ प्रस्तावित है। तो ये विश्व कप फुटबॉल जो टूर्नामेंट 2026 में आयोजित किया जाएगा वो अमेरिका में किया जाएगा, कनाडा में, मैक्सिको में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2026 का विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 तीनों संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाफ नेल्सन या डबल नेल्सन शब्द का किस खेल से संबंध है। तो हाफ नेल्सन या डबल नेल्सन शब्द का संबंध जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान गलत है। तो वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी सही है। चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। आपका वाकर कप पोलो से नहीं बल्कि वाकर कप जो है ना गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। तो घरों में जो हम लोग बिजली खपत करते हैं उसको किस यूनिट में मापते हैं, तो उसे हम लोग मापते हैं ऊर्जा की। किस तरीके से ऊर्जा विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है। तो पेरिस्कोप जो है वो प्रकाश का परावर्तन पर कार्य करता है। पेरिस्कोप यानी सरल पारदर्शी जो है वो प्रकाश का परावर्तन पे कार्य करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अवटु ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन। तो इस पे देखना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। तो आपका जो इसमें हो जाएगा वो होगा तीनों सही है। अवटु ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है, और अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन का स्राव करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन ए, विटामिन B1, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। विटामिन सी दृष्टिहीनता और विटामिन डी स्कर्वी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका मिलान कौन सा सही है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा एक का हो जाएगा 3। एक में जो दिया हुआ है, 1 मिनट, एक का क्या दिया हुआ है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता होता है। और विटामिन B1 की कमी से जो होता है, विटामिन B1 की कमी से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, सॉरी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्या है, अगला दिया हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से हो जाएगा विटामिन, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट्स। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कूट की बात करें कि कौन सा मिलान सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से क्वेश्चन मिलाने में दिक्कत हो गया था, आप लोग खुद से एक बार ऑप्शन के हिसाब से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, किसान दिवस 23 दिसंबर, दृष्टिहीनता उपभोक्ता दिवस 26 दिसंबर, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 26 दिसंबर का मिलान गलत है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है, किसान दिवस भी 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का जयंती है उसी दिन। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 26 दिसंबर को नहीं बल्कि
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 26 दिसंबर को नहीं बल्कि 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अलौकिक प्रजनन के प्रकार है। वर्धी प्रजनन, द्विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गठन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो हो जाएगा, ये चारों जो है वो अलौकिक प्रजनन के प्रकार है। वृद्धि प्रजनन, मुकुलन, उसके बाद दुखंडन और बीजाणु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्धी प्रजनन, मुकुलन, दुखंडन और बीजाणु गठन, ये सभी जो है अलौकिक प्रजनन के प्रकार हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग हैं। प्लेग, खसरा, डिप्टेरिया, टाइफाइड। तो जीवाणु जनित रोग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लेग, उसके बाद डिप्टेरिया और हो जाएगा टाइफाइड। आपका ऑप्शन आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग, डिप्टेरिया, टाइफाइड। ये जीवाणु जनित रोग है, प्लेग, डिप्टेरिया, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है कि 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्यीय था। अगला है 1989 से चुनाव आयोग निरंतर बहुसदस्यीय बना हुआ था। चुनाव संबंधी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाए जाने की विधि वही होती है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की विधि होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है चुनाव आयुक्त के, निर्वाचन आयुक्त के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो हो जाएगा सही वो होगा 1 और 3। 1 और 3 सही है। चुनाव आयुक्त 1989 से पूर्व यह आयोग एक सदस्यीय था। उसके बाद चुनाव संबंधी निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां समान होती है। ये 3 ही मात्र सही हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। तो इसका सही आंसर जो दिया हुआ है इसमें क्रम बाय देखना है आप लोगों को। तो सही इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, गवीनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में इसमें ऑप्शन दिया है युद्ध और शांति, मजदूर संघ, विदेश मामले, वन, शिक्षा, स्थानीय शासन। तो कह रहा है कि इस समवर्ती सूची का विषय कौन है। तो समवर्ती सूची का जो विषय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मजदूर संघ। सबसे पहले इसमें हो जाएगा मजदूर संघ, उसके बाद हो जाएगा वन और लास्ट हो जाएगा आपका शिक्षा। तो ये 3 मजदूर संघ, वन और शिक्षा, ये तीनों जो है आपका हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं आपका 1/3 सदस्य। कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर की भारत और राजनीतिक दलों की मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। और दूसरा कथन है कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधान चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। तो इस दोनों कथन में जो आपका सही हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला है धन विधायक। धन विधायक का हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। धन विधायक अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112, ये भी सही है। विनियोग विधायक का हो जाएगा अनुच्छेद 114, ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। तो ये आपका मिलान बिल्कुल सही है, सबके सामने सामने है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको बी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका 19 का बी सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है।
तो ये विवरण को जो है वो पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है राज्यसभा में, उस मतलब पहले राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कि किसी उच्च सदन के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष रहे, किसी उच्च सदन के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, राष्ट्रपति की राय में एक प्रांगत विधिवेता होना चाहिए, और चौथा है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष हो। तो इसमें से जो नहीं होना चाहिए वो आपका हो जाएगा डी, जब सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष का होना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, कथन दिया है कि भूपृष्ठ से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण में ह्रास होता है, और दूसरा दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस दोनों कथन में जो आपका सही हो जाएगा वो होगा, दोनों ही कथन व्यवस्थितः सत्य हैं, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, 2 सही 1 का स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस या किन अधिकारियों को हटा सकता है? तो राज्यपाल जो है वो किसे हटा सकता है? तो आपका इसमें दिया राज्य का महाधिवक्ता को हटा सकता है इस ऑप्शन के हिसाब से। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाना उसके बस राज्यपाल नहीं हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को उसे भी नहीं हटा सकता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य चुनाव आयुक्त को, राज्य महाधिवक्ता को। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका 5 सही होगा। ऑप्शन डी में सिर्फ और सिर्फ 5 देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल पूछा जा रहा है आपसे। तो आर्टिकल इसमें 43 के ए में जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 43 ए के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? यहूदी, जैन, कबीरपंथी, ईसाई, सिख। तो इस सभी ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन में सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, सॉरी 2, 3 और 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। 2, 3 और 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैन को, ईसाई को और सिख, ये तीनों जाति जो है धार्मिक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, और दूसरा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। तो दोनों कथन में से जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सही है। ये दोनों जो है भारत के संदर्भ में दोनों कथन सही है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वतों के अवस्थापना पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डोडा बेटा, फिर विंध्याचल, फिर धौलागिरी, फिर कैलाश। ये जो श्रेणी अनुक्रम दिया हुआ है ये दक्षिण से उत्तर का सही अविक्रम है पर्वतों का। पहले डोडा बेटा, फिर विंध्याचल, फिर धौलागिरी, फिर कैलाश। 28 नंबर है कि मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होता है? तो मीथेन किन गैसों में होता है? तो मीथेन जो है बायोगैस में होता है और सीएनजी गैस में होता है। 1 और 3 आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो आती है वो आपका है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। ये चारों जो है वो पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नदियां तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गंगा और पेनगंगा ये जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। लूनी, सुकड़ी, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, इंद्रावती। तो कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो गंगा, पेनगंगा ये सुमेलित नहीं है।
अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये सही है, बाकी ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियां पर विचार करें। बराक, सुबनसिरी, लोहित, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां जो है आपका हो जाएगा लोहित और सुबनसिरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोहित और सुबनसिरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है। और तीसरा है, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून वापसी में भी सबसे बाद में होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें सत्य जो हो जाएगा केवल और केवल 3 सही होगा कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय अंतरजातीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? पोलावरम परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पे है। जाइलम, फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थ को कोशिकाओं दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 3 जो है ये कथन गलत है, बाकी 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कथन विचार करने का मतलब है कि कौन सा अलग है उसको देखना है। तो ये जो है ना गलत है। बाकी जाइलम जो है वो पेड़ पौधे को जल और खनिज लवण संवहन करता है और फ्लोएम जो है पत्तियों में भोजन। तो फ्लोएम एफ से हो जाएगा फूड और जाइलम तो जैसे जौ से जल हो जाता है। तो इसे ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत लोग जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज करते रहते हैं कि जाइलम जल देता है या फ्लोएम जल संवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो फसल पे विचार करना है। मूंगफली, बाजरा और तिल दिया हुआ है। कौन सा जो है प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो वर्षा आधारित फसल तीनों है, मूंगफली भी है, तिल भी और बाजरा भी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में निम्नलिखित खानों में से कौन सी तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो तांबा उत्पादन के लिए जो खान जानी जाती है वो आपका है मलाजगा खंड और खेतरी। मलाज खंड और खेतरी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वहीं अगर कोडरमा की बात करें तो कोडरमा जो है वो झारखंड जिला में है और झारखंड जिले में स्थित है और ये जो है प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो था पहले विश्व स्तर पर अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान था। ठीक है, जिसे हम लोग भारत का माइका या कैपिटल अब्राहम नगरी के रूप में भी जानते थे। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा कोडरमा के बारे में। तो कोडरमा कहाँ है? कोडरमा आपका झारखंड जिला में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में एक जिला है कोडरमा। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता दिए कि ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हुआ है और कौन कौन से शहर को जोड़ता है, कौन सा सही है ये देखना है। तो NH4 जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, NH6 मुंबई और कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर। तो कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही है। तो सही जो हो जाए मिलान इसमें जो सही है आपका वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। तो सबसे पहले हम अलग अलग बात करते हैं। NH4 जो है ना ये आपका जाती है मुंबई से चेन्नई की ओर जाती है। कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से चेन्नई की ओर है। अगर वहीं NH6 की बात करें तो NH6 जो है और NH6 हजारी जो है वो कहाँ पड़ता है? हजारी पड़ता है गुजरात में। हजारी से कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल तक जाती है। NH6 हजारी यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जाती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता तक। ठीक है, और NH15 जो है इसका जो सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो कहाँ का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा
पुडुचेरी का जो लिंगानुपात सर्वाधिक है, पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार, और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातु एक खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। तो इसका जो सही है, इसमें ऑप्शन पहले देखिए, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया और लिथियम दिया है। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे खुले वातावरण में अगर रखिएगा तो ये दोनों जलने लगेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1 और 2। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो घटना होती है ये आपका हो जाएगा आकाश का रंग नीला दिखाई देना, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है, और तीसरा होता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये 3 आपका सही है, 1, 2 और 4 ये ऑप्शन आपका इसमें डी में हो जाएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। एक ही समूह के सभी तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। दूसरा है कि प्रत्येक आवर्त दर्शाया है कि नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। तीसरा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। और चौथा है कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। तो आपका इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, बाकी 1, 2 और 3 ये सही है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन आप डी टिक करेंगे कि सही नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 जो होता है वो क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है क्षैतिज घटक 0, तो वो चुंबकीय ध्रुव पर होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। दूसरा है फुफ्फुस शिराएं एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा न तो 1 सही है और न 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों के नियंत्रण में। तो जीपीएस क्या होता है, तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये पता है कि जीपीएस का उपयोग हम लोग लोकेशन पता करने के लिए करते हैं, ट्रैक करने के लिए किसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों में करते हैं। मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में और पावर ग्रिड पर नियंत्रण के लिए, तीनों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों से किन किन के बीच अवस्थित है। किन किन के बीच अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह अवस्थित है। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। तो चूना पत्थर से स्थलाकृति है वो आपका हो जाएगा कास्ट मैदान। कास्ट मैदान जो है वो चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो तिलचट्टा, तिलचट्टा का क्या हो जाएगा, तिलचट्टा का हो जाएगा इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। वहीं पक्षी की बात करें तो पक्षी जो होता है ये कैसा, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे मैं, हाँ सही है। पक्षी की बात करें तो इसकी अस्थियां वायु प्रकोष्ठ होते हैं। मछली जो होता है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। और सर्प कैसा होता है, तो इसका शरीर जो है वो अनेक बलय में जुड़ा होता है। तो इस तरीके से आपका मिलान हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 1। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सी का 2। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 में कह रहा है कि फॉर्मिलिन एक रंगीन ज्वलनशील रसायन है। निम्नलिखित में से कौन से इसके उपयोग हैं। ताजे खाद्य की उपयोग अवधि को बढ़ाना, और दूसरा है शव गृहों में शवों को संरक्षित करना। तो फॉर्मिलिन एक रंगीन ज्वलनशील रसायन है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका उपयोग ताजे खाद्य के उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दूसरा शव गृहों में शवों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है, कैलामाइन घोल की प्रकृति कैसी है? तो कैलामाइन घोल की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और जब चींटी वगैरह काट लेता है तो उसे कैलामाइन घोल को स्किन पे लगा दिया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक है वो आपका हो जाएगा, क्लोरोफिल तो जरूरी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और प्रकाश भी जरूरी है। तो आपका जो ये ऑप्शन पांचों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रभावित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं व्यापारिक हवा। व्यापारिक हवा जो है अश्व अक्षांश से लेके विषुवत प्रदेश की ओर प्रभावित होती है उसे अस्थायी हवा कहते हैं और यह व्यापारिक हवा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और पहला सूची में दिया हुआ है उत्तरी, एक मिनट इसे कम कर लेते थोड़ा सा सही है। उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सहारा। कहाँ है? सहारा में। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है नील नदी पर बनाया गया बांध। नील नदी पर बनाया गया बांध, ये जो आपका मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा 3 नंबर में, आसवान में। कहाँ हो जाएगा? आसवान में। उसके बाद अगला है जाम्बेंजी नदी पर बनाया गया बांध। जाम्बेंजी नदी पर बनाया गया बांध ये हो जाएगा आपका करीबा में। और चौथा है दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल, तो ये हो जाएगा कलहारी। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल, सहारा, नील नदी पर बनाया गया बांध आसवान और जाम्बेंजी नदी पर बनाया गया बांध करीबा, दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल कलहारी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक पद जो है वो प्रयुक्त किया जाता है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, स्वपोषी सबसे निचले स्तर पर होता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? ऊर्जा पिरामिड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा पिरामिड के लिए दोनों सही है, यह ऊर्ध्वाधर हमेशा होता है और यह जो है स्वपोषी सबसे निचले स्तर पर होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 56 नंबर दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। उसके बाद है टॉलमी की हो जाएगा ज्योग्राफी। उसके बाद पिलनी का है, पिलनी का कौन सा हो जाएगा? पिलनी का हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री का और वोनसंग का हो जाएगा सीयू की। तो ऑप्शन आपका अगर पूछे इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी है, पिलिनी का नेचुरल हिस्टोरी का है और हेनसंग का सीयू की है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? तो शंख से जो निर्मित है वो वस्तुओं से निर्माण केंद्र पूछा जा रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर तथा बालाकोट जो है वो शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे, ऑप्शन सी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पेरीफेरा। पेरीफेरा का क्या हो जाएगा? पोरीफेरा दिया हुआ है, पोरीफेरा का हो जाएगा स्पॉन्ज। सेलिनट्रेटा का क्या हो जाएगा? सेलिनट्रेटा का हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद है पेलीहेलमेंथिस। पेलीहेलमेंथिस का हो जाएगा फीता कृमि और नीमेटोडा का हो जाएगा गोल कृमि। तो आपका ऑप्शन जो इसमें एग्जैक्ट सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 4 3 2 1 1 2। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मौर्य काल में जो प्रचलित था संस्था एवं संचार, ये जो संबंधित था इसका संबंध जो है वो हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुप्त काल का जो सिक्का था उसे पुकारा जाता था दिनार के नाम से। स्वर्ण का जो मुद्रा होता था उसको दिनार कहा जाता था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 61 विज्ञानेश्वर का क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर का हो जाएगा कौन सी पुस्तक है? मिताक्षरा है।
फ़कीरुल्लाह खान का। फ़कीरुल्लाह खान की पुस्तक का नाम है राग दर्पण। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत की है। उसके बाद कलहन, कलहन राज तरंगिणी। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। विज्ञानेश्वर किसकी है? मिताक्षरा की है। फ़कीरुल्लाह खान, फ़कीरुल्लाह खान का है राग दर्पण, मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत और कलहन का हो जाएगा राज तरंगिणी, ऑप्शन बी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मूर्ति थी वो चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले सही नहीं है उसे हटा लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना तमिल भाषा में की, ये का सही नहीं है। बाकी तुलु वंश के पश्चात अराविडु वंश की स्थापना हुई, ये सही है विजयनगर के बारे में। राक्षसी तागड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई, ये भी सही है। और तीसरा है विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा रायों को नरपति कहकर संबोधित किया जाता था। तो ये तीनों ए, बी और सी सही है, लेकिन डी जो है वो कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। दूसरा है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। तीसरा है आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। और चौथा बरीद सूचना अधिकारी था। तो कौन सा सही नहीं है? पहले ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इसमें जो सही नहीं है केवल एक सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। दीवान आला आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखता था, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था, बिल्कुल सही है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था और बरीद सूचना अधिकारी था, ये तीनों सही है। ऑप्शन आपका डी गलत, डी सही हो जाएगा। अगला है श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्वेत विद्रोह जो है वो यह विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया था, बिल्कुल सही है। और उसके बाद दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था, बिल्कुल दोनों सही है। ये डी नहीं है, डी यहाँ पे गलत टिक है, आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है कि मराठों के उत्तराधिकारी की लड़ाई में अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका मिला और 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के तहत पेशवा अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और तीसरा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत हुई। तो इस कथन में से पूछ रहा है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो सही जो हो जाएगा ना 1 और 2 सही है, बाकी 3 जो है वो सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? तो पंजाबियों को कहा था, उसके बाद गोरखों को और पठानों को। पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति घोषित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जल्दी आपको जो बच्चे लुसेंट से तैयारी कर रहे हो एनसीईआरटी के अलावा ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी गतिविधियों से संबंधित नहीं था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं था A.O. ह्यूम। बाकी मैडम H.P. ब्लावोस्की ये सही है, कर्नल S.H. ओलकट ये भी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट ये भी सही है। आपका संबंध इसका नहीं था, वो A.O. ह्यूम थे। 69 नंबर दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है? अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस कॉन्फ्रेंस आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया और A.O. ह्यूम के प्रयासों से 1884 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई। और तीसरा है P. आनंद चार्लू एवं शिशिर कुमार घोष अंग्रेजों के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। तो इस सभी में जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, तीनों कथन सही है। अगला है फिनिक्स बस्ती यानी व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन, एक मिनट सॉरी, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो क्या है इसमें से? तो वो आपका हो जाएगा वस्तु के कीमत का निर्धारण जो है वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। निम्नलिखित भी किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो जब मांगी वाली कौशन मनी कहते हैं। कौशन मनी कहा जाता है जो किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि होती है, उसे कौशन राशि कहा जाता है। 73 नंबर है कि अवमूल्यन का क्या उद्देश्य होता है? तो अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वो होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि होता है। उपयुक्त में से सभी बैंकों के पास कम नकदी से सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति और बैंकों की लाभदायकता में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है लीड बैंक का कार्य किया जाता है। तो लीड बैंक का कार्य जो करता है वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आंसर बताएंगे, आप लोग खुद इसका आंसर करेंगे। तो 76 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 77 ऑप्शन नंबर ए। 78 का आंसर हो जाएगा 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2, 5 और 10 मूल वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 8। यदि a + b = 5 है, ab = 3 है, तो aq + bq का मान क्या होगा? तो aq + bq का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 80। 83 नंबर क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो 56 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 90 में है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 और 5 है, तो प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। तो तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 निकल के आएगा। 91 नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं और इसका आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे आपको सी की राशि निकालना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये एंकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को एंकरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन 1 और 94 आपका यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है, तो रीजनिंग बनाना भी आसान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 का भी ए हो जाएगा। 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 100 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को अगर हमारा ये मेहनत अच्छा लगे तो हमारे मेहनत को एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से और आपके एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।